Welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing previous year question of SSC CGL 2021. To crack any one day exam of SSC, TCS पैटर्न बहुत ज़रूरी है नोटिस करना। आजकल TCS का पैटर्न क्वेश्चंस का चेंज हो गया है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं। तो एनी वन डे एग्ज़ाम जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया और अभी नेक्स्ट मंथ में जो SSC का पोस्ट सिलेक्शन फेज 10 का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी डन स्टैटिक GK एंड बायोलॉजी, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। आज हम लोग पॉलिटी करने वाले हैं। So the first question is, which of the following amendments of the Constitution of India added a new fundamental duty under Article 51A? Part 4 Article number 51A इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन। कितनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 86th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें ऐड किया गया था न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2002 में, जिसमें बोला गया था कि 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 86th अमेंडमेंट, जिसमें 6 से लेकर 14 ईयर्स को प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा। ओके, Now the next is, on which day was national emblem of India adopted? राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। ओके, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम क्या है? और वो है सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। जो आप अशोक इस तरह का देखते हैं ना, 3 जो लाइन होता है वो फ्रंट में होता है और एक लाइन बैक में होता है, तो वही सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका हमारा नेशनल एम्बलम है, जो कि 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ओके, now the next is, the Election Commission of India is the watchdog of free and fair elections in the country and dash of the Constitution of India provides for its establishment। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 324। इस इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। क्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनका टेन्योर जो होता है या तो 6 ईयर होता है या तो 65 ईयर। जो पहले पूरा हो जाए वो ही इनका टेन्योर हो जाता है। ओके, अभी करेंटली जो है शिव राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, मई में ही अभी अपॉइंट हुए हैं शिव राजीव कुमार। श्री राजीव, मैं लिख देती हूँ, श्री राजीव कुमार, ये अभी आपके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। सो हमारा आंसर आर्टिकल 324 होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस में दिए हुए थे डिफरेंट 4 स्टेटमेंट और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट जो था आंसर वो ये था कि हमने अपना नेशनल एंथम जो है वो कब अडॉप्ट किया था? ये हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। ये आपका आंसर हो जाएगा, नेशनल एंथम। ठीक है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। जनवरी 1950 में हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। और हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। नाउ द नेक्स्ट इज, Justice N.V. Ramanna appointed as 48th Chief Justice of India hails from which of the following state? एक्चुअली क्या है कि एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, उसमें एक CJI होते हैं। ओके, सो ये जो CJI हैं N.V. रमन्ना, पूछा गया है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। जो CJI है इसका टेन्योर जो होता है वो होता है, इसके रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर की। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी 62 ईयर्स होती है और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं इनका रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? CJI को इनको शपथ यानी कि ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट इज, द नंबर ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ पर
1000 लाइव बर्थ इन द गिवन ईयर और पीरियड इज डिफाइंड एज। इसमें बोला गया है कि शुरुआत की, जैसे कोई बेबी बॉर्न हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, और 28 डेज के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। क्या बोला जाता है? न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। अभी अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 26 आउट ऑफ 1000 में 26 लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसा मोर्टेलिटी रेट अभी चल रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली बताया है मैंने। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच कम इनटू फोर्स इन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हुआ था कब? पास 2009 में, और वो फोर्स में कब आया? फोर्स में आया 2010 में। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है came into force in 2010. Now the next is how many female members were part of the constituent assembly that framed the constitution of India. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान बना था, संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी उस टाइम पे? तो टोटल थी 15। कितनी फीमेल थी? 15 फीमेल थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the idea of having a provision for bicameral parliament in the constitution of India was borrowed from dash constitution। यानी कि पूछा गया है ये जो द्विसदनीय संसद है, बाईकैमरल पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हर एक कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह से लिया हुआ है। तो ये जो बाईकैमरल पार्लियामेंट वाली चीज़ है ये हमने लिया है कहाँ से? ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। ओके, कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और क्या लिया है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? इससे हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप। क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, आप दूसरी जगह का सिटीजनशिप नहीं रह सकते, और अगर आपके पास ब्रिटिश की या दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। सो ये सिंगल सिटीजनशिप प्लस बाईकैमरल पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which of the following amendment of the Constitution of India declared that the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights under Article 368 and such an act will not be a law under the meaning of Article 13। इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 13 में उसमें फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो ये कौन से अमेंडमेंट में बोला गया था? ये बोला गया था आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था 24th वाला? ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 368 जो है और 13 अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। 368 बताता है कि एज टाइम पासेस तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस करने चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Who among the following President of India gave assent to the 100th Amendment of the Constitution of India? इसमें पूछा गया है कि 100th Amendment जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कौन से प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था? एक्चुअली क्या है कि कोई भी बिल होता है उसको एक्ट बनने के लिए क्या होना पड़ता है? सबसे पहले तो दोनों हाउस से पास करना पड़ता है। पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उससे पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे रहे होते हैं, अपनी सहमति जताते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अपनी सहमति जताते हैं। तो 100th अमेंडमेंट एक्ट जो है उस समय कौन थे प्रेसिडेंट हमारे? उस समय थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और 100th अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली रिलेटेड है द लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में ये अमेंडमेंट एक्ट बताता है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इज प्रणब मुखर्जी। Now the next is which of the following amendment of the Constitution of India gave the status of state to Goa? कौन सा अमेंडमेंट बताता है कि गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है 56th अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें गोवा एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया इंडिया का और एज अ 25th स्टेट। ठीक है, सो 56th इज वेरी इंपॉर्टेंट, 56th अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? 1987 में, जिस समय गोवा जो है वो इंडिया का एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। नाउ द नेक्स्ट इज एन अमेंडमेंट to the Hindu Succession Act
1956 was passed in which year? एक अमेंडमेंट हुआ था किसमें? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2005 में। कब पारित किया गया था? 2005 में। Now the next is, in which year had India's ratio of public debt to GDP gone up to record 84.2%? इसमें बोला गया है कि कौन सा ईयर ऐसा था जब GDP, ये जो पब्लिक डेट है, और GDP इन दोनों का रेशियो ये 84.2 से बियॉन्ड चला गया था। तो ये ईयर था हमारा 2003। कौन सा ईयर था? 2003 में ऐसा हुआ था कि रेशियो जो है वो 84.2% से बियॉन्ड चला गया था। Now the next is, in which of the following years was the Dowry Prohibition Act passed in India? Dowry Prohibition Act कब पास किया गया था इंडिया में? ये पास हुआ था 1961 में। तो देख रहे हैं आप कि कितने सारे ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पर इसमें क्या होता है, एसएससी में पॉइंट आउट किया जा रहा है अभी कुछ इन क्वेश्चंस में कि आपको ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस ईयर में है। नॉर्मली पूछा जा रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट है, ठीक है, नंबर्स पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आपको ईयर्स थोड़ा ध्यान रखना है। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ था 1961 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रेटर वन हॉर्न्ड रीनो इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल ऑफ डैश ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये वन हॉर्न रीनो की बात करें, जो वन हॉर्न रीनो है ये मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क। किस में मिलता है? काजीरंगा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन हॉर्न रीनो कहाँ मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? आसाम में है, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है? ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल 1। नेक्स्ट इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसको दो तरीके से पूछा गया है इस बार 2021 वाले पेपर में। मैं आपको नेक्स्ट वाला फॉर्मेट भी दिखाऊंगी, अभी ये फॉर्मेट देखिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि इसमें क्या पूछा गया है? द डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जहाँ पे पंचायत को ऐड किया गया था। कौन से पार्ट में उसको ऐड किया था? पार्ट 9 में। कौन से पार्ट में? ये 9th पार्ट में ऐड किया गया था। और 74th जो था वो किससे रिलेटेड था? 74th इसी में बता देती हूँ मैं कि 9A बना इसका, और ये था म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज, ये आप समझ आइए, म्यूनसिपैलिटीज लिखा हुआ है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टेटस मिला था, और ये हुआ था 1992 में। ओके, now the next is, in which of the following sessions of the Indian National Congress did George Ewell become the president in 1880? 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में सेशन हुआ था, जहाँ पे मिस्टर जॉर्ज यूले जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड? किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1934 पे कंप्लीटली ख़त्म हो गया था, ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1934। Now the next is, which of the following Indian Act was passed in the year 2005? पूछा गया है कौन सा एक्ट 2005 में पास किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली 2005 में जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये पास किया गया था, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ये 2005 में पारित किया गया था। Now the next is, the Dash Amendment of the Constitution of India envisages the Gram Sabha as foundation of Panchayati Raj system to perform functions and power entrusted to it by the state legislature। उसी क्वेश्चन को, ये जो मैंने आपको बताया अभी पार्ट 9 में पंचायत ऐड किया गया था, और कौन सा अमेंडमेंट था? वो था 73rd, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि कौन सा अमेंडमेंट में पंचायती राज स्टेटस मिला था, तो आंसर है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट।
अब क्या है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके नोट्स तो आपके पास होंगे ही, तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा कोई भी एग्जाम के लिए, जब भी अभी एग्जाम देने जा रहे हो, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स देख लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which of the following amendment to the Constitution of India was passed with the primary objective to constitutionally encode the reorganization of Indian state based on language? इसमें पूछा गया है कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें क्या किया गया था, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया गया था, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को फॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट फॉर्म किया गया था, ये था 7th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? 7th अमेंडमेंट एक्ट था, और ये 7th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1956 में, जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया गया था। और फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स जो है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट इज the 68th amendment of the Constitution of India increased the ceiling of profession tax from 250 per annum to dash per annum। जो 68th अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें पोजीशन टैक्स पहले तो 250 था, बाद में समय के साथ तो पैसे की भी वैल्यू बढ़ी है, तो ये बढ़ा करके 2500 कर दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 25 से 250 से 2500। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज India banned unregulated deposit scheme through an act passed in the year dash। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की प्रॉब्लम बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इंडिया ने बैन कर दिया अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को, और ये एक्ट पास हुआ है 2019 में। कब पास हुआ है? 2019 में। ओके, now the next is the DAS scheme, which is an initiative of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, seeks to provide water to 115 Indian districts to help them in meeting their basic needs such as drinking, कुकिंग एंड देयर डोमेस्टिक असेंशियल। इसमें पूछा गया है उस स्कीम का नाम बताइए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने लॉन्च किया है ताकि सब लोगों को जल मिल सके। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम है स्वजल। क्या नाम है? स्वजल स्कीम, और ये लॉन्च किया गया था 2018 में। कितने स्टेट में लॉन्च किया गया था? 6 स्टेट में लॉन्च किया था, जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया। इन सब जगहों पे जहाँ पे पानी की किल्लत ज़्यादा है तो इन सब जगहों पे लॉन्च किया गया था 2018 में। Now the next is in which of the following year was the Citizenship Act passed for the first time in India? सिटीजनशिप एक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था? कब? तो ये है आपका 1955 में। इन 2019 की अगर मैं बात करूँ बिफोर कोविड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, कितने सारे दंगे भी हुए नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो 2019 में पारित हुआ था, इसकी बात नहीं की है। यहाँ पूछा गया कि फर्स्ट टाइम सिटीजनशिप एक्ट कब पास हुआ था, तो आंसर है 1955। ओके, now the next is which amendment to the Constitution of India changed the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic, and also changed the word unity of the nation to unity and integrity of the nation। एक्चुअली क्या हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई। इनफैक्ट प्रीएम्बल में भी चीज़ें चेंज की गई थी। उसी समय सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। आप देख सकते हैं कि संप्रभु समाजवादी लोकतंत्र, आप देख सकते हैं वर्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको चेंज करके सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया। यूनिटी ऑफ द नेशन से चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी चेंज किया गया, और ये हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, और इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, now the next is according to the output method GDP is calculated as। GDP कैसे कैलकुलेट करते हैं? GDP at cost price minus taxes plus सब्सिडीज। अब देख सकते हैं GDP कैसे कैलकुलेट करेंगे? GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, उसमें से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है और सब्सिडीज ऐड कर देना है। तो इस तरह से आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग GDP ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके,
Now the next is, in which year the immunization program introduced as extended program of immunization by the Ministry of Health and Family Welfare? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक EPI लॉन्च किया था, एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, और ये लॉन्च किया था 1978 में। तो आपसे ईयर पूछा जा रहा है। ओके, इन क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि अगर आपको आता है तो आप टिक कीजिए, और अगर आपको नियर बाय पता है तो ही आप टिक कीजिए, अदरवाइज अगर आप इसको टिक करेंगे आंसर तो वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये ईयर स्पेसिफिक पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट इज, अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू बाय द। तो ये बताया गया है कि बिल है, सपोज कीजिए इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, वो एक्ट कब बनता है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में लोकसभा से पास होना होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, और जब यहाँ से पास हो जाएगा तब प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है, उनकी मंजूरी चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, ठीक है, तभी बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज, The Pune Pact of 1932 was an agreement between महात्मा गांधी एंड डैश। सो पूना पैक्ट जो कि 1932 में साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के और महात्मा गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। ओके, और कहाँ पे साइन हुआ था, यरवदा जेल में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि साइन कहाँ पे हुआ था, तो यरवदा जेल में हुआ था। और इसी पैक्ट में महात्मा गांधी ने BR अम्बेडकर को बाबा साहेब का टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था, बाबा साहेब का टाइटल दिया था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, Article dash of the Constitution of India lays down the process for introducing changes in the Constitution. इसमें ये पूछा जा रहा है कि on the basis of which article कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जा सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम में बना था। ओके, तो हुआ क्या कि अब तो समय बहुत चेंज हो गया है, तो नियम रूल्स भी कुछ चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो आर्टिकल 368 अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि इसमें चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 368। Now the next is, with reference to the money bill in the parliament, which of the following statement is incorrect? अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपका 4 ऑप्शंस दिए वो होंगे और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखिए, करेक्ट जब पूछा जाता है तब तो आपको कोई एक चीज़ पता हो तो चलेगा, इनकरेक्ट जब पूछा जाए तो इसका मतलब है कि आपको डीप में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं मनी बिल की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 110 डिफाइन करता है मनी बिल को। ओके, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तब लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा इसको ना तो अमेंड कर सकता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है। इसके पास, राज्यसभा के पास रिजेक्शन पावर भी नहीं होता है और इसके पे अमेंड करने का भी पावर नहीं होता है। सो हमारा आंसर ये हो जाएगा, सिंस ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है तो इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा, रॉन्ग होगा, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है मनी बिल को रिजेक्ट करने के लिए या फिर अमेंड करने के लिए। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकता है। ओके, सो यही हमारा आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, द फाइन फॉर एक्सटिंग्विशिंग पब्लिक लैम्प। अब आपको बताना है द फाइन फॉर एक्सटिंग्विशिंग पब्लिक लैम्प में एक्सटेंड टू डैश एज पर सेक्शन 141 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो जुर्माना भरना पड़ेगा लैम्प को बुझाने के लिए वो हो गया है अप टू ₹2000। सो हमारा आंसर हो जाएगा ₹2000। Now the next question is, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act is an act of the Parliament of India enacted in the year। इसमें पूछा गया है कि ये जो राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट है ये इनेक्टेड यानी लागू कब हुआ था। तो RTE जो आया था वो 2008 में आया था, बट ये स्टार्ट हुआ था यानी लागू हुआ था, इनेक्ट हुआ था 2009 में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बताता है कि जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल यानी 6 to 14 ईयर के हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। सो ये RTE के अंदर आता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2009। Now the next is, who was the chairman of the House Committee of Constituent Assembly? अब आपको बताना है कि चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है। तो ये है पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? सीतारमैया जी जो हैं वो
आपका आंसर हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, और ये फर्स्ट गवर्नर हैं एमपी के। एमपी में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट गवर्नर कौन होंगे? पट्टाभी सीतारामैया। सो आवर आंसर इज बी, पट्टाभी सीतारामैया। नाउ द नेक्स्ट इज in the year dash Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, issued special stamps titled Wheat Revolution to usher in the Green Revolution. हम सबको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये हमें पता है कि MS स्वामीनाथन है। ओके, नाउ अब मैं बात करूं कि जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उन्होंने क्या किया था? एक स्टैम्प लागू किया था जिसमें लिखा हुआ था व्हीट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन को बूस्ट करने के लिए। ये इन्होंने कब लागू किया था इंदिरा गांधी ने? ये उन्होंने किया था 1968 में। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 1968। नेक्स्ट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम अप इन। इसमें बताना है आपको कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था। 1950 में पूरी तरीके से फुल फ्लेज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। ठीक है, 1951 में यानी एक साल के अंदर ही फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया। इसमें पार्ट 9 को ऐड किया गया। ठीक है, पार्ट अलग होता है और शेड्यूल अलग होता है। तो इसमें जो है पार्ट नहीं ऐड किया गया था, शेड्यूल ऐड किया गया था। इसमें ऐड किया गया शेड्यूल 9। टोटल हमारे पास कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। टोटल 12 शेड्यूल है, जिसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया। वो उसका नाम था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। क्या नाम था? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1951। ओके, नेक्स्ट इज The 48th Amendment Act 1976 was applied to which article of the Constitution of India? इसमें आपको ये बताना है कि 40 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ये है आर्टिकल नंबर 297 से रिलेटेड। इसमें पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि वो जो हमारा वाटर बॉर्डर है, यानी कि टेरिटोरियल वाटर, जैसे कि अगर इंडिया का मैप अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो इधर ये जो है मेरा कोस्टल बॉर्डर, तो टेरिटोरियल वाटर को उसका बॉर्डर हो गया। एंड देन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इन सब के बॉर्डर को समय समय पे ऑब्जर्व किया जाए और उसका लिमिट डिसाइड किया जाए, ये बताता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 297। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो चाइल्ड लेबर, इसको हम इन शॉर्ट बोले तो चाइल्ड लेबर है, क्योंकि अगर आप किसको 14 ईयर्स से कम बच्चों को काम करा रहे हो फैक्ट्रीज में, माइंस में, तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 24। देखिए, एक कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। एक होता है आर्टिकल नंबर 23 और एक होता है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 23 ये बताता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर का मतलब है किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 24 बताता है कि चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चा 14 ईयर से कम है उससे कम के बच्चों को आप फोर्स करके काम नहीं करा सकते। तो ये आर्टिकल नंबर 24 है। उम्मीद है कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो हमारा आंसर है आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट इज Which of the following words need not precede the word republic in the preamble of the Constitution of India? इसमें आपको ये बताना है कि गणराज्य यानी रिपब्लिक से पहले कौन सा वर्ड नहीं आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, प्रीएम्बल का पता होना चाहिए। जो हमारी प्रस्तावना होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जैसे से स्टार्ट होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं कीवर्ड की बात करूँ तो सबसे पहले अगर कीवर्ड की बात करूँ तो सॉवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, फिर आता है सेक्युलर, फिर आता है डेमोक्रेटिक और फिर आता है रिपब्लिक। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा आंसर है फेडरल। फेडरल वर्ड जो है वो रिपब्लिक से पहले नहीं आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको हम आरटीआई के नाम से जानते हैं। डैश मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें पूछा गया है कि आरटीआई एक्ट जो है वो कब आया था, तो ये बेसिकली आया था 2005 में, और इसी से एक नया पद ईजाद हुआ, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
सो आरटीआई के बारे में तो आजकल सबको पता होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं कुछ अपने रिजल्ट्स के लिए डालते हैं स्क्रूटनी में कि मेरा रिजल्ट्स जो है उसके लिए आरटीआई में डालते हैं, अगर एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट्स कब आएगा उसके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग आरटीआई फाइल करने लगे हैं। तो ये आरटीआई एक्ट जो आया है वो आया है 2005 में, जहां गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये सेक्शन है सेक्शन 8(1). ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन 8(1). नाउ द नेक्स्ट इज The 74th Amendment Act of 1992 added a new part dash to the Constitution of India। देखिए 74th Amendment Act जो है वो कौन सा नया पार्ट ऐड करता है, ये ऐड करता है पार्ट 9A। कौन सा पार्ट ऐड करता है, पार्ट 9A, जिसको हम म्युनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिका के रूप में जानते हैं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिका का नाम तो आप सबने सुना होगा। सो ये पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज़ को जोड़ता है। सो आवर आंसर इज 9A। Next is the Dash Amendment Act of the Constitution of India introduced GST in India। So यहाँ पे आपको बताना है कि which amendment act बताता है GST के बारे में। तो GST बताता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 2016। और ये इनैक्ट कब से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई में 2017 में। 2016 में इस पे बात हुई और 1 जुलाई 2017 से ये स्टार्ट हो गया। सो हमारा आंसर होगा 101। नेक्स्ट इज As per National Family Health Survey 5 is the only state with a sex ratio at birth for children born in last 5 years above 1000। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्र परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार ऐसा राज्य जहां पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत रहा NFHS का सर्वे। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1000 से ऊपर लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये आपका रहा त्रिपुरा में। ओके, सिंस ये वाला सर्वे बहुत फेमस रहा अभी, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शेल बी अ कमीशन for the socially and educationally backward classes to be known as NCBC। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि इससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको NCBC भी कहते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 338B। ओके, सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। कब हुआ था, 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यू दिल्ली। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 338B1। Now the next is in which of the following years Motilal Nehru along with 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। इसमें आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विथ 8 अदर लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो कौन से साल में किया था, ये बेसिकली किया था 1928 में। ओके, मोतीलाल नेहरू थे और कांग्रेस के 8 लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था 1928 में। सो आवर आंसर इज 1928। नेक्स्ट इज डैश इज एन एनवायरमेंट पॉलिसी अंडर विच प्रोड्यूसर्स आर इवन given a significant responsibility, financial or physical, for the treatment or disposal of products that are no longer useful to the consumer। यहाँ पे बोला गया है कि ये एक इन्वायरमेंट पॉलिसी है जिसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होता है उसको अपने प्रोडक्ट्स जो कि यूज़फुल नहीं रह गए हों फर्दर, उसको डिस्पोज करना पड़ेगा या तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि वो फर्दर इन्वायरमेंट को नुकसान ना कर सके। तो ये पॉलिसी थी, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ राइट टू इक्वालिटी। इसमें बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, 14, इसमें रेंज दिया हुआ था 14 से लेकर 18। 14 जो है वो किसकी बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के आगे सब बराबर हैं।
15 आर्टिकल बताता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजियन, है ना। आर्टिकल नंबर 17 बताता है कि गांधी जी ने इसमें छुआछूत की भावना को हटाया था, यानी अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 18 बताता है टाइटल्स के बारे में, ठीक है, कि टाइटल कोई भी धारण नहीं कर सकता है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14 to 18। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज G.V. Mavalankar was the chairman of the dash of Constitutional Assembly। G.V. Mavalankar की मैं बात करूँ तो ये थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है। और ये चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द फंक्शंस, चेयरमैन ऑन द कमिटी ऑन द फंक्शंस, ये देखिए, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Now the next is with reference to no confidence motion, which of the following statement is incorrect। अब no confidence की बात करते हैं तो ये जो है एक्चुअली होता क्या है, इसमें वोट किया जाता है या स्टेटमेंट दिया जाता है कि कोई भी पर्सन ही और शी, वेदर ही और शी इज फिट टू होल्ड दैट पोजीशन और नॉट। सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है और वो एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन उस पर कुछ ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं कि हाँ वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये एक वोट होता है उसके अगेंस्ट में, लेकिन इस वोट को सीक्रेट रखा जाता है, तो वो बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके लिए लोकसभा, इसके अडॉप्शन के लिए लोकसभा को कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप देखिए इनकरेक्ट क्या होगा, इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, लोकसभा को इसका रीज़न बताना होगा, नहीं ये गलत है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज an amendment to the Right to Information Act 2005 proposing that Chief Information Commissioner यानी Chief Information Commissioner and Information Commissioners be appointed for such term as may be prescribed by the central government was passed in the year dash। इसमें बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो होते हैं, इसका टेन्योर शुरू में 5 ईयर रखा गया था, ठीक है, या फिर 65 ईयर जो पहले पूरा हो जाए। लेकिन 2019 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा इसका टेन्योर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये कब पास हुआ? ये हुआ 2019 में। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following amendments of the Constitution of India amended article number 19 and inserted provisions fully securing the constitutional validity of जमींदारी abolition law in general and certain specified state acts in particular। अब इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये जो जमींदारी abolition law था इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया था, वो अमेंडमेंट कौन सा था? तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को ऐड किया गया था। सो आवर आंसर इज फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन्स इज इनकरेक्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन, इसके बारे में 4 ऑप्शन और उसमें आपको गलत चूज करना है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। गलत क्या था उसमें? वहाँ पे लिखा हुआ था ऑप्शन में कि इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये देखिए ये ऑप्शन में था इट इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which amendment to the Constitution of India added a new subject in the union list called taxes on services। भारत के संविधान के किस संशोधन में ये taxes on services ऐड किया गया था? तो ये था 88th Constitutional Amendment Act। सो हमारा आंसर इज 88th Constitutional Amendment Act। नेक्स्ट इज which of the following states has lowest female sex ratio according to 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है हरियाणा में, ठीक है। अभी तो फिर से होने वाला है, हर 10 साल या 11 साल में होता है, तो अभी होने वाला है सेंसस, कोविड की वजह से डिले हो गया था। तो यहाँ पे जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से फीमेल सेक्स रेशियो सबसे कम हरियाणा में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which of the following amendment of the Constitution of India was enacted in 1993
टू कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। इसमें आपको बताना है कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपैलिटी जो है वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो ये तो 74th है, जिसमें 9A ऐड किया गया था। ठीक है, ये ऐड किया गया था 9A। सो आवर आंसर इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज The dash considers a marriage as complete and binding at the completion of सप्तपदी ritual। इसमें बोला गया है कि सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण मान लिया जाता है। ये कौन से एक्ट के थ्रू है? ये है हिंदू मैरिज एक्ट 19। हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर सप्तपदी रिचुअल हो चुका है तो इसका मतलब है मैरिज को कंप्लीट माना जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 61st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताता है? 61st बताता है कि राइट टू वोट, हमारी कंट्री क्या डेमोक्रेसी रखती है तो सबको वोट करने का अधिकार है। तो पहले जो था वोटिंग एज वो 21 था। इस अमेंडमेंट के थ्रू वोटिंग एज को 21 से 18 साल कर दिया गया। 18 ईयर जो है अभी हमारा वोटिंग एज है कि जो भी बच्चे जो भी लोग 18 कंप्लीट कर लेते हैं उनको वोट करने का अधिकार है। तो ये हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। रिड्यूस द एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में DPSP बोलते हैं। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें अलग अलग कंट्री से जो भी मिला सिद्धांत वो हमने अडॉप्ट कर लिया। तो DPSP लिया गया है आयरलैंड से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसी से लिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड। जो हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ओके, सो हमारा आंसर होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स। जब ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी तो उस समय कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने थे? 7। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन 112th अमेंडमेंट बिल 2009 प्रोवाइड्स फॉर डैश रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 24 नवंबर 2009। यहाँ पे बोला गया है कि 112th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 2009 में। इसमें कितने % रिजर्वेशन की बात की गई थी वुमेन की? तो 50% की बात की गई थी। कितने की बात की गई थी? 50% की बात की गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी क्वेश्चन जो भी CGL में आया हुआ था 2021 का। पॉलिटी यहाँ से कंप्लीट होता है, इसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे। ओके, थैंक यू।